नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके 6th स्टैंडर्ड के 7th चैप्टर जिसका नाम है वन संरक्षण को लेकर फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो पाठ है वन संरक्षण, सबसे पहले हम जानेंगे कि यह टाइटल का मतलब क्या है, इस पाठ के नाम का मतलब क्या है। वन यानी हमारा जंगल है ना, और संरक्षण यानी उसको बचाना, ठीक है, उनका संरक्षण करना, उनका क्या करना, उनको सेफ रखना, ठीक है। तो बच्चों, एक चीज़ आप जानिए कि जो यह प्रस्तुत पाठ है, पाठ में हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त यानी ईश्वर द्वारा प्राप्त पेड़ पौधों एवं वन सुरक्षा के विषय में जानकारी देते हुए यह प्रेरणा देता है यह पाठ कि मानव जीवन पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, ठीक है। मानव का जो जीवन है, हमारा जो जीवन है, वो किस पर निर्भर करता है? पेड़ पौधों पे। जब तक ये पेड़ पौधे हैं तब तक ही हमारा जीवन है। जब ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए प्राणवायु मीन्स ऑक्सीजन इन्हीं से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है। जो भी शाक सब्जी आप सब्जियां खाते हो, अन्य इत्यादि पोषक जो तत्व हैं वो सब कुछ हमें पेड़ के द्वारा ही मिलता है। वे भी हमें इन पौधों से ही मिलते हैं। जब तक पेड़ पौधे हमारे लिए इतने आवश्यक हैं, तो बच्चों जब ये पेड़ पौधे जो है ये हमारे लिए इतने आवश्यक हैं, तो फिर उनकी देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है। यह हमारी धरोहर है। क्या है? धरोहर। वन जो है वो हमारी धरोहर है। वन्य प्राणी हमारे राष्ट्र की संपत्ति है। और ये जो वन में प्राणी यानी वन में जानवर रहते हैं ना, ये हमारे राष्ट्र की क्या है? संपत्ति है। संपत्ति क्या होता है? हमारी संपत्ति क्या होती है? जो हम मेहनत करके संजोते हैं, इकट्ठा करते हैं, जैसे धन, जमीन, वो हमारी संपत्ति होती है। उसी प्रकार से हमारे देश की हमारी संपत्ति भी क्या है? हमारे देश की संपत्ति ये वन है और वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, ठीक है। अब ये जो वन प्रदूषण को रोकने में, वर्षा लाने में तथा प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में इस वन का जो है ना बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। बिना वन के हमारा जो प्रदूषण है वो नहीं रुकेगा। अत्यधिक प्रदूषण हो जाएगा तो भी हम जीवित नहीं रह पाएंगे बच्चों। और जो वर्षा है, वर्षा आजकल क्यों इतना डिसबैलेंस है बारिश का? कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी इतनी ज़्यादा आती है कि हर साल अब देखते हैं कि जगह जगह कितने बाढ़ आते हैं, कितना नुकसान होता है, हर चीज़ का नुकसान होता है। क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा जीवन में, हमारे जीवन काल के लिए वन का महत्वपूर्ण स्थान है वो कम हो गया है। लोगों ने क्या किया? वन को काट काट के अपने रहने की जगह बना ली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरण हमारा सब कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। 33% जगह पर जहाँ हम रहते हैं, हमारे पृथ्वी पर 33% जगह वन का होना चाहिए, लेकिन अब इसका रेशियो बहुत कम हो गया है। 20% ही वन रह गया है। बाकी काट करके इंसानों ने अपने रहने की जगह बना ली है, जिसकी वजह से आज इतना ज़्यादा जगह जगह बाढ़ आता है और इतना प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। प्रदूषण रोक नहीं पा रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रकृति में असंतुलन है। गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, ठंड पड़ती है तो बहुत ठंड हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है प्रकृति असंतुलन, और यह वन की कमी के कारण होता है। जो हम लोग लगातार पेड़ काटते जाते हैं ना, उसकी वजह से ही यह प्रकृति असंतुलन होता है। तो बच्चों, जो ये फिर हमें पेड़ को बचाना है। हमें क्या करना है? पेड़ों को बचाना है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, यानी वृक्षों को लगाना है। और हरितिमा संवर्धन के लिए प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए अभियान चलाने होंगे। राष्ट्रव्यापी आंदोलन, कौन सा आंदोलन था? शायद आपको याद होगा, चिपको आंदोलन चलाने होंगे। चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन चलाने होंगे। वन्य प्राणियों की सुरक्षा रखनी होगी। बच्चों, जैसा कि मैंने एक चिपको आंदोलन का नाम लिया, चिपको आंदोलन क्या था?
कि पहले जो है ये अभी कुछ साल पहले हुआ था चिपको आंदोलन, तो ये पेड़ों की जो कटाई है ना लगातार चल ही रही थी। लोग जो है ठेके लेते थे पेड़ जंगलों को काटने के लिए, वनों को काटने के लिए। तो क्या हुआ था कि चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। उसमें जो है लोगों को ये कहा गया कि जब कोई पेड़ काटने आए तो आप सब लोगों को उस समय क्या उत्साहित किया गया, प्रोत्साहित किया गया कि आप पेड़ों से चिपक जाइए ताकि वो पेड़ ना काट सके। तो चिपको आंदोलन मतलब कि पेड़ को पकड़ के चिपक के खड़े हो जाना, ग्रुप में 3-4 लोग उसको पेड़ को गोले में चिपक के उन्हें खड़े हो जाएं ताकि जगह ना मिले पेड़ काटने का। और इस वजह से जो लोग पेड़ काटने आते थे वे पेड़ को नहीं काट पाते थे और उन्हें वापस जाना पड़ता था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चिपको आंदोलन का सूत्रपात हुआ था और बहुत इसका प्रभाव पड़ा था। ठीक, तो अब हम आगे अपने चैप्टर को पढ़ते हैं, वन संरक्षण यानी वन को बचाना। यह पाठ हमारे पर्यावरण तथा वनों की सुरक्षा की ओर हमारा ध्यान क्या करते हैं, आकर्षित करता है। हम सब के सुखद भविष्य तथा प्रदूषण रहित वातावरण के लिए पर्यावरण और वनों को बचाना बहुत आवश्यक है। बच्चों, अगर ये पर्यावरण हमारा ना हो तो हम कभी सुखद भविष्य हमारा नहीं हो सकता और प्रदूषण रहित वातावरण नहीं हो सकता। आज इतनी सारी बीमारियां, इतना सारा प्रॉब्लम क्यों हैं? इसीलिए प्राकृतिक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इसीलिए बच्चों, क्योंकि वन की कमी है, पेड़ पौधे बहुत कम हैं और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से आज कितनी बीमारियां भी हैं, सांस की बीमारियां हो रही, कैंसर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब इन्हीं की कमी के कारण ही हैं। अगर आप पेड़ लगाएंगे, वन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा पर्यावरण सुरक्षित होगा, साफ होगा और हम बीमारियों से भी बचेंगे और प्राकृतिक आपदाओं से भी बचेंगे। ठीक है, हमारा जीवन ही इस वन पर निर्भर होता है। अगर ये वन ही नहीं तो हमारा जीवन ही नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे अपना चैप्टर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जीव जगत के रक्षक हैं वन, करते दूर प्रदूषण, वन संपत्ति स्वास्थ्यदायक है, ये धरती है, धरती के आभूषण। तो देखिए यहाँ पर जो लाइन है क्या है कि जीव जगत के रक्षक हैं वन। जीव जगत मतलब जो ये जीवित रहने वाले जगत है, जहाँ पर प्राण हैं, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, और उसके जो रक्षक है वो कौन है, ये वन है। और करते दूर प्रदूषण, और ये जो वन है प्रदूषण को दूर करते हैं। वन संपत्ति स्वास्थ्यदायक है, ये जो वन संपत्ति है मतलब ये तरह तरह के जो पेड़ हैं, इन्हीं के द्वारा ही हमारे लिए दवा बनती है, औषधि बनती है, हमारे सांस लेने के लिए शुद्ध वायु देते हैं। ठीक है, इन्हीं के कारण सारा कुछ हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है। तो वन संपत्ति स्वास्थ्यदायक है, ये है धरती के आभूषण। आप खुद ही देखते होंगे, जहाँ पे हरियाली होती है वहाँ पे कितना सुंदर लगता है ना, सुंदर लगता है, आँखों को ठंडक मिलती है। तो इसलिए ये धरती के, ये पृथ्वी के आभूषण है ये सारे वन। ठीक है, तो अब आगे हम लोग चैप्टर में शुरू करते हैं कि जो है भारतवर्ष प्राचीन काल से ही वन प्रधान देश रहा है। हमारा जो भारत है, प्राचीन काल मतलब बहुत पुराने, प्राचीन का मतलब क्या होता है बच्चों, पुराने। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही वन प्रधान देश रहा है। देश की वन संपदा को देखते हुए भारत सरकार ने इसके विकास के लिए, मतलब इस वन संपदा को देखते हुए कि आजकल वन जो है ख़त्म होता जा रहा है, और इसको देखते हुए जो भारत सरकार है, सरकार ने इसके विकास के लिए मतलब इसको बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ठीक है, तो वो क्या महत्वपूर्ण कदम है, आइए हम देखते हैं कि पर्यावरण क्या है बच्चों, कि आसपास का जो वातावरण होता है उसको हम कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे आसपास का वातावरण है, मतलब कितने पेड़ हैं, वहाँ की वायु कैसी है, ये सारी चीज़ों को हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। बिना पर्यावरण के हम जीवित नहीं रह सकते। एक मिनट भी अगर हमको सांस ना मिले तो हम जीवित रह पाएंगे बच्चों? थोड़ी देर अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम मर जाते हैं।
ठीक है। तो पर्यावरण के बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। पर्यावरण का हमारे जीवन में से गहरा संबंध है। हम अपने जीवन के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण पर निर्भर करते हैं। ठीक है, निर्भर का मतलब आश्रित। हम पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं ना। खाने की चीज़ें हैं तो किससे मिलता है बच्चों? सब इन्हीं से मिलता है ना, पर्यावरण से ही। पेड़ लगाते हैं हम, उन्हीं से ही हमें अनाज मिलता है, फल मिलता है, सब्जी मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। सारी चीज़ें किससे आश्रित है? पर्यावरण पर ही आश्रित है, निर्भर है, और उन्हीं से ही हमें प्राप्त होता है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। अब पर्यावरण के घटक का मतलब क्या होता है? अंग, पार्ट। ठीक है, पर्यावरण के विभिन्न यानी पर्यावरण के विभिन्न घटक यानी पर्यावरण के विभिन्न अंग, ठीक है, उनके पार्ट में वनों का अत्यधिक महत्व है। इसमें वन का सबसे अधिक महत्व है। आदिकाल से ही यानी बहुत आदिमानव जब थे, पहले हमारे पूर्वज जो थे क्या आदिमानव ही थे ना, तो उनका जो काल है, उनका जो समय है, उसको कहा जाता है आदिकाल। आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख प्रधान रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा कि आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह मतलब हमारे जीवन को, जो हम जीवन जीते हैं उसको बिताने के लिए, उसकी ज़रूरी चीज़ों के लिए हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मतलब उसकी पूर्ति के लिए प्रमुख साधन वन ही रहे हैं। भारत के प्राचीन काल में ऋषि मुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। आपको पता ही है, आपने बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, आप देखते हो रामायण महाभारत, तो उसमें आप देखते हो ना सारे आश्रम कहाँ होते हैं? जो है वन में होते हैं। तो पुराने समय में जो ऋषि मुनि थे वे अपने आश्रम कहाँ बनाते थे? वन में ही बनाते थे और वहीं रहते थे। ये आश्रम छात्रों की शिक्षा के केंद्र होते थे। तो पहले जैसा कि आपको पता है कि पहले ऋषि मुनि जो है ये ही बच्चों को शिक्षा देते थे और वहीं बच्चे रहते थे, तो उनके ये शिक्षा के केंद्र होते थे। उस समय गुरुकुल की स्थापना वनों में होती थी, यानी जो बच्चे पढ़ने का उनका गुरुकुल होता था उसकी स्थापना जो है वो वन में ही की जाती थी, जिससे प्रकृति से संबंध बना रहे। जिससे क्या हो, उनको प्रकृति से संबंध बना रहे, वे सब कुछ अच्छे से जाने कि हमारी प्रकृति की क्या क्या देन है जिसके द्वारा हम जीते हैं और वो किस प्रकार से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर प्राचीन ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख है। तो बच्चों जो पुराने ग्रंथ हैं उसमें वनों की महिमा मीन्स वन किस किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है उसके उल्लेख हैं। अथर्ववेद है ना में वनों को समस्त सुखों, अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया। बच्चों समस्त सुखों का स्रोत कहा गया। स्रोत का मतलब क्या है कि उद्गम स्थान मतलब प्लेस ऑफ, और ये उद्गम स्थान यानी कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए किस चीज़ का, आगे देखिए दिखाती हूँ फिर से। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुख यानी हमारे लिए जो सभी सुख है उन सभी सुखों का स्रोत किसको कहा गया? वन को कहा गया। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्ष को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने का निषेध है, यानी अग्नि पुराण पुस्तक में वृक्षों को काटने का निषेध यानी मनाही है कि वृक्ष को नहीं काटना है। ठीक है, आधुनिक काल यानी अभी का जो समय है, आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने की दृष्टिकोण विकसित हुई। तो अभी का जो आदिकाल है उसमें क्या हुआ, पेड़ पौधों को नए तरीके से समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ। अब तो पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। हरा सोना, सोना हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना बच्चों। हम कहते हैं ना कि सोना खरीदना है, सबसे महंगा इस समय क्या है? सोना। कितने है? 50,000 रुपये में हो गया ना सोना। तो अभी देखो सोना जैसे महंगा होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, बहुत जो है हम उसको संभाल के रखते हैं, खोने ना पाए। एक छोटी सी आपकी कान की बाली भी खो जाती तो आप कितना परेशान हो जाते हो, है ना।
तो उसी प्रकार से उसको उपाधि दी गई, वन को, पेड़ पौधों को उपाधि दी गई सोने की उपाधि दी गई कि हमारे लिए ये सोने की तरह बहुमूल्य है। कहा कि अब तो पेड़ पौधों को हरा सोना कहा जाता है। असली सोने और हरे सोने में यही अंतर है कि धातु का असली सोना खान के अंदर से निकलता है, जबकि हरा सोना खुली भूमि पर उपलब्ध है। मतलब कि खुली भूमि पर हमें मिलता है। उपलब्ध का मतलब प्राप्त होता है, ठीक है, हमें खुली भूमि पर मिलता है। फिर देखिए आगे बच्चों क्या है कि वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जो ये वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ये कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, यानी जो नीचे की जड़ है ना, वहाँ से लेकर ऊपर का तना। तना कौन सा? ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पत्तियों के नीचे वाला पार्ट, ये मिडिल पार्ट जो होता है उसको तना कहते हैं। तो जो है जड़ से लेकर तना, शाखाएं मीन्स यहाँ ऊपर जो ये ऐसे डालियाँ निकली होती है ना, उसको शाखा कहते हैं। और शाखाएं, छाल, ये तने के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन दिखती है उसको छाल कहते हैं। छाल, फूल, फल, बीज आदि सभी हमारे जीवन के लिए क्या है? उपयोगी है, जीवन के लिए उपयोगी है। और उनकी लकड़ी घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम आती है। अब बताइए घरेलू कैसे? जैसे आपके घर में सोफ़ा है, अलमारी है, बेड है ना, ये सारी चीज़ें आप बनवाते हो किससे बच्चों? लकड़ी से। आजकल फर्निश्ड घर चाहिए तो किससे फर्निश्ड होता है? लकड़ी से फर्निश्ड होता है ना। तो ये जो लकड़ी है, लकड़ी हमारे घरेलू उपयोग के सामान बनाने तथा ईंधन के काम में यानी आग जलाने के काम में आती है। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की शुद्ध तथा हानिकारक वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायु को स्वयं पचा लेती है। ये जो पेड़ है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ती है। तो ये क्या करती है? हानिकारक जो वायु है, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बहुत हानिकारक वायु होती है, और इसको ये स्वयं पचा लेती है, मीन्स अपने अंदर ले लेती है और वायु को शुद्ध रखती हैं। ये भूमि को अधिक तप्त होने से रोकते हैं। तप्त मतलब जल गर्म होने से। देखिए जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं ना, तो गर्मी के मौसम में गर्मी भी वहाँ पे नॉर्मल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती। आजकल क्यों इतनी गर्मी पड़ती है? इतना गर्मी में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं इंसान, इसलिए क्योंकि पेड़ पौधे कम हो गए हैं। तो ये भूमि को अधिक तप्त यानी गर्म होने से रोकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष ना होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी बर्फ भी पिघल जाती। यानी कि अगर इस पृथ्वी पर अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो इतना ज़्यादा तापमान होता, आप रह नहीं सकते हो बच्चों। सूरज पे में कोई क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी है, एक भी पेड़ पौधे कहीं नहीं है, इसलिए वहाँ पे जीवन नहीं है। यहाँ पे जीवन क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे हमारे पास हैं जो हमें जीने के लिए सब कुछ बैलेंस करके रखते हैं। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी का जल की इतनी मात्रा अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती, पृथ्वी खत्म हो जाती, समा जाती, पानी ही पानी होता तो हमारा जीवन नहीं होता। तब तक पृथ्वी पर मानव न रह पाता, न पशु पक्षी, न वनस्पति जगत ही। यानी अगर पानी पानी हो जाता तो क्या होता कि ना मानव रह पाता, न पशु पक्षी रह पाता, न पृथ्वी वनस्पति जगत रह पाती। ठीक है, तो वन उपज का उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, नौकाएं आदि बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर जनसंख्या विस्फोट क्या होता है बच्चों? विस्फोट का मतलब होता है कि फटना। जैसे हम लोग पटाखे बजाते हैं ना, तो पटाखे क्या करते हैं? विस्फोट होता है, आग लगाते हैं। तो जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है आज
कि जितनी जगह नहीं है, जितना हमारे खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं, व्यक्ति हैं। तो जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप अधिक खेत के लिए वनों की कटाई बढ़ रही है। नदी घाटी योजनाओं को पूरा करने पर तथा रेल मार्ग एवं सड़क का विस्तार के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें की जा रही ना भाई, इतने सारे व्यक्ति हैं तो उन व्यक्तियों की व्यवस्था के लिए जगह चाहिए और उस जगह के लिए वनों को काटना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए वनों का क्या किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है, उन्हें काट दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग में वन होना चाहिए, आवश्यक है। पिछले दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई मतलब लगातार बिना सोचे समझे काटते जा रहे हैं वन। पिछले दशकों में मतलब पिछले कुछ सालों से वनों की अंधाधुंध कटाई होने से देश में वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया। अब सोचिए 33% और कहाँ 20% से भी कम। इस कमी की पूर्ति हेतु वृक्षारोपण यानी वृक्ष को लगाना तथा चिपको आंदोलन जैसे कार्यक्रम चलाए गए। वृक्षारोपण मीन्स वृक्ष लगाना, अभी भी लगाते हैं ना लोग, प्रण लेते हैं कि हमें वृक्ष लगाने हैं। और चिपको आंदोलन, मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि एक आंदोलन चला था जिसमें लोग पेड़ों को पकड़ के चिपक के खड़े हो जाते थे, अगर कोई काटने आता था उन्हें काटने नहीं देते थे। जैसे कार्यक्रम चलाए गए। सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रम संपूर्ण देश को वन संरक्षण से जोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रोत्साहित मतलब उनके अंदर प्रेरित उनको किया जाता है, उत्साहित किया जाता है। ये एक बच्चा एक पेड़ यानी हर एक बच्चे को एक पेड़ लगाने की प्रेरणा दी जाना, ठीक किया गया। इस तरीके से वनों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्वक बनाने में अत्यधिक सहायक हैं। तो बच्चों, ये जो वृक्ष है ये हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं और सुविधापूर्वक बनाने में अत्यधिक सहायक है। कैसे? क्योंकि खाना मिल रहा है, घर सुंदर बन रहा है, हर एक इनसे सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए सहायक है। ये आंधी तूफान की तेज गति को नियंत्रित करते हैं। हवा जब तेज चलती है ना तो पेड़ ही नियंत्रित करते हैं हवा को। भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं तथा भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों तथा मिट्टी को खिसकने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। अनेक प्राकृतिक आपदाएं वृक्षारोपण की कमी के कारण ही होती है। समझ में आया? ये जितनी प्राकृतिक आपदाएं हैं ना, ये वृक्षारोपण की कमी के कारण ही होती है। प्रकृति असंतुलन को बनाए रखने में वृक्षों तथा वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, प्रकृति में सभी चीज़ का संतुलन बनाए रखने में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना वन के ये संभव हो ही नहीं सकता है। यदि वृक्ष न होंगे तो मानव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आपको हर समय कुछ न कुछ तकलीफ़ों को सहना पड़ेगा, ठीक है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधे तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर और क्या करना है, रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, है ना। अतः वनों का अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्वक बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितिमा संवर्धन अत्यावश्यक है। इसी में मानव समाज की सुख समृद्धि निहित है। समझ में आया बच्चों? अब आगे देखिए, केवल भारत सरकार ने नहीं, यह हर भारतवासी का कर्तव्य है। देखिए,
यह केवल भारत सरकार का नहीं है, यह हर एक भारतवासी यानी भारत में रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह वन संपदा की रक्षा करे, अभयारण्य को क्या करे, सुरक्षित रखना चाहिए। वन प्राणियों का बचाव भी आवश्यक है। ये हमारे देश की धरोहर है। जिस प्रकार पुरखों द्वारा दी गई संपत्ति की हम रक्षा करते हैं ना, हमारे यहाँ पुराने लोग जो हैं, हमारे माँ बाप पैसा इकट्ठा करके रखते हैं, फिर हम उसको संजो के संभाल के रखते हैं, उसी प्रकार से यह जो वन है ये भी हमारी संपत्ति है, इसको भी हमें संजोना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए। उसी प्रकार यह वन संपदा भी हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है। ठीक है, हमें वन संपदा को सुरक्षित रखना है और देश की संपत्ति की रक्षा करनी है। आने वाली पीढ़ियों में के सुखद भविष्य तथा स्वच्छ वातावरण प्राप्त करने के लिए वन संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप भी अपने जीवन में प्रण लीजिए कि अपने जीवन काल में एक ना एक वृक्ष आपको कहीं ना कहीं लगाना है और उसको बड़ा करना है, जीवित रखना है, यानी उसमें रोज पानी डालना है, उसको अच्छे से देखभाल करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर समाप्त होता है और यहाँ पर आपको शब्दार्थ दिख रहा है। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, आप अपना इस शब्दार्थ को नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, धन्यवाद बच्चों।